देखिए आज की क्लास में जो है हम शुरू करेंगे, उसके बाद हम ऊन के बारे में जो है पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत सारे रेशों के बारे में जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अब देखिए नेक्स्ट है ऊन के बारे में। देखिए तो ऊन के बारे में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है कि ऊन का रेशा जो है प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, देखिए इसके अंदर मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि मैंने सिर्फ वही पॉइंट्स लिए हैं जिनके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, क्योंकि हमारा एग्जाम बिल्कुल पास में है, 30 को ही है। तो इसलिए जो मेन मेन पॉइंट्स हैं हम केवल उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऊन का रेशा देखो प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है मैरिनो भेड़ से, ठीक है, मैरिनो भेड़ से जो है उत्तम कोटि की ऊन जो है वो प्राप्त होती है। तो इसका नाम भेड़ का जो है शिप का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि किस भेड़ से जो है हमें उत्तम कोटि की जो है वो ऊन प्राप्त की जाती है। वैसे तो देखिए हर एक ऊन भेड़ से जो है वो ऊन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भी देखिए बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जिनसे जो है हमें ऊन की प्राप्ति होती है। ठीक है, जिसमें से मैरिनो भेड़ जो होती है उससे हमें उत्तम कोटि की जो है ऊन प्राप्त होती है। फिर देखिए ऊन जो है ऊंट, खरगोश, हिरन, बकरी, मृग, लोमड़ी, भेड़ आदि से प्राप्त होती है। इनमें भी देखोगे तो आप जैसे इनकी गर्दन की साइड के जो बाल होते हैं उनसे हमें उत्तम कोटि की प्राप्त होती है, क्योंकि वहां पर इनके बाल जो होते हैं काफी लंबे होते हैं। तो वहां से जो बाल प्राप्त होते हैं उनसे जो है ऊन जो बनाई जाती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और काफी लंबे जो है उसके रेशे होते हैं। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट है विक्यूना। इसका नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। विक्यूना एक ऊंट की प्रजाति का नाम है। ठीक है, इसके द्वारा जो है विश्व का सबसे महंगा कोट जो है वो बनाया जाता है, जिस कोट को क्या कहा जाता है, मिंक कोट के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो मिंक कोट के बारे में पहले भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं कि मिंक कोट जो है वो किस दुर्लभ जाति है, किस ऊंट से जो है वो हमें मिलता है, तो उस ऊंट का नाम क्या होगा, वेक्यूना होगा। या हो सकता है आपको जो है वेक्यूना नाम ना देकर जो है वो किसी जानवर के नाम दे दी जाए, ऊंट, खरगोश, भेड़, इस तरह से दे दिए जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि ऊंट की प्रजाति से जो प्राप्त होता है और प्रजाति का नाम क्या है, विक्यूना, और जो कोट है सबसे महंगा बनने वाला उसका नाम क्या है, मिंक कोट है। तो ये किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर देखिए लामा होता है, लामा भी ऊंट की ही एक प्रजाति होता है। ठीक है, फिर है अंगोरा खरगोश से उत्तम श्रेणी की जो है वो ऊन प्राप्त की जाती है। फिर है अल्पाका। अल्पाका देखो क्या है, लामा ऊंट जैसा ही होता है, लेकिन जो रेशे मिलते हैं हमसे इसमें क्या मिलते हैं, रोएदार वस्त्र व कोट जो है वो इससे बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए टाइप ऑफ वूल्स है। टाइप ऑफ वूल में देखो मेमने की ऊन जो होती है वो होती है। ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट जो वूल होती है इसकी बनने वाली। फिर है हॉगेट की ऊन। ये देखो ये 7 से 14 माह की जो भेड़ होती है उसकी ऊन जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, हॉगेट की ऊन कहा जाता है। फिर है वैदर ऊन। भेड़ के शरीर से जब दूसरी बार, ठीक है, जब दूसरी बार जो ऊन प्राप्त की जाती है वो कैसी कहलाती है, हमारी वैदर ऊन कहलाती है। ठीक है, जब सेकंड बार, फर्स्ट बार तो क्या कहलाएगी, जब वो मेमने की ऊन होती है वो फर्स्ट टाइम होती है, जब ये 7 से 12 या 14 माह के बीच में से उसे काट दी जाती है। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम जब काटी जाती है दूसरी बार में, तो वो क्या कहलाती है, वैदर ऊन कहलाती है। फिर है टैगलॉक। टैगलॉक देखो टूटे फूटे व बदरंगों वाली ऊन या निम्न श्रेणी की ऊन पूछी जा सकती है, तो वो कौन सी हमारी होगी, टैगलॉक होगी। ठीक है, तो टैगलॉक कौन सी ऊन होगी, हमारी निम्न श्रेणी की ऊन होगी। फिर मृत ऊन है, यानी कि जो जानवर मर जाते हैं तो उनके शरीर से जो बाल उतार कर जो ऊन बनाई जाती है वो मृत ऊन होती है। कालीन ऊन होती है। ठीक है, तो ये सारे ऊन के प्रकार थे। फिर देखिए ऊनी वस्त्र के प्रकार अगर पूछे जाते तो वूलन फैब्रिक होते हैं और एक वेस्टेड फैब्रिक होते हैं। ठीक है, ऊनी रेशों को तो बेंजीन, पेट्रोलियम, नेफ्था, कार्बन टेट्राइड से क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। क्योंकि देखिए जब उसकी ऊन उतारी जाती है तो वैसे तो देखो जब उतारी जाती है उस समय भी उनको बहुत जानवरों को अच्छे से नहला धुलाकर उसके बाद उसको निकाला जाता है, लेकिन उसके बाद भी निकालने के बाद भी क्या किया जाता है, उसकी सफाई की जाती है। तो सफाई करने के लिए बेंजीन, पेट्रोलियम, नेफ्था, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उससे इसको साफ किया जाता है। ऊन का रेशा जो होता है क्या होता है, प्रोटीन प्रधान रेशा होता है। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर भी पाए जाते हैं। मेन इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। फिर देखिए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, तो आपको हर एक रेशे की जो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो होती है वो पता होनी चाहिए कि जो भी आपके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोप से देखने पर जो वो रेशा जो है वो कैसा आपको दिखता है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से देखने पर क्या होगा, इरेगुलर, टेढ़े मेढ़े और बीच में से राउंडेड और किनारे से जो है वो नुकीले दिखाई देते हैं। 3 तरह की स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको इसमें दिखाई देगी, जिसमें से इरेगुलर होती है यानी कि टेढ़े मेढ़े दिखाई देंगे। इसके अलावा बीच में से राउंडेड होंगे और किनारे कैसे उसे के नुकीले होते हैं। फिर देखो जो 3 लेयर्स हमें दिखाई देती हैं उनके अंदर क्या होती है, एक तो क्यूटिकल होती है, एक कॉर्टेक्स होती है और एक मेडुला होती है। ठीक है, जो क्यूटिकल होती है वो तो क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है।
कॉर्टेक्स होती है, उसमें क्या किया जाता है, जैसे आप कलर वगैरह करते हो, कलर है जो उसका कलर आपको नेचुरल कलर जो दिखाई देता है, आपको क्रीम या हल्का ब्राउन कलर जो दिखाई देता है उसके बालों का रंग, तो वो कैसा होता है, कलर या मेलामिन जो उसके अंदर होता है, वो कॉर्टेक्स की लेयर जो होती है उसी से पता चलता है। फिर नेक्स्ट है मेडुला, नमी सोखने व रंगाई करने के लिए जो काम में ली जाती है। सबसे ज्यादा कलर जो जाएगा, ठीक है, इसकी जो 3 लेयर होती है उसमें से मेडुला जो लेयर होती है उसके अंदर क्या जाता है, उसके अंदर जो है नमी सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। और इसके अलावा अगर नमी सोखने की क्षमता होगी तो उसमें क्या होगा, कलर करने का भी सबसे ज्यादा हो जाता है कि कलर उसके अंदर सबसे जल्दी चढ़ता है। ठीक है, फिर देखिए इसका व्यास है 0.0005 से 0.0015 इंच तक का इसका व्यास होता है। और लंबाई देखिए 1 से 4 इंच जो है वो, ठीक है, ठीक है, इसकी लंबाई जो होती है 1 से 4 इंच तक की ही होती है। अगर आप जैसे कुछ समय के लिए अगर मान लीजिए आप उसकी गर्दन से या वहां से बाल निकालते हो तो 1 से 4 इंच से ऊपर भी हो सकती है। फिर देखिए भीगने पर मजबूती क्या हो जाती है, इसकी कम हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है ना कि ऊनी वस्त्र जो होते हैं उनको तार पर टांग कर नहीं सुखाना चाहिए, या तो उनको न्यूज़पेपर पर नीचे रखकर सुखाया जाना चाहिए, ठीक है, तो या कार्डबोर्ड वगैरह रखकर जो है वहां पर सुखाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये गीले जो अगर इनको आप लटकाओगे तो उससे क्या हो जाएंगे, इनके वस्त्र की जो शेप होती है वो बिगड़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, भीगने पर एक अलावा क्या होती है, इनकी मजबूती भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस पे क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि अगर इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या इनकी विशेषताएं जो होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि भीगने पर मजबूती जो है किस वस्त्र की कम हो जाती है, किस वस्त्र की अधिक होती है। ठीक है, तो भीगने पर सबसे ज्यादा जो मजबूती कम होती है वो किसकी होती है, ऊन की होती है। 25 से 30% जो है वो कम हो जाती है। फिर देखिए टेंसिल स्ट्रेंथ भी कम होती है, क्योंकि बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तनाव सामर्थ्य जिसको हम बोलते हैं टेंसिल स्ट्रेंथ, तो वो क्या होता है, हम किसी भी कपड़े को जब खरीदते हैं तो हम सबसे पहले उसकी मजबूती देखते हैं। ठीक है, तो वही क्या होती है, हमारी टेंसिल स्ट्रेंथ होती है। अगर वो कम होती है तो किसकी होती है, ऊन की जो है वो सबसे कम होती है। ठीक है, फिर इलास्टिसिटी और रेजिलेंसी का गुण पाया जाता है। इलास्टिसिटी और रेजिलेंसी यानी प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता दोनों का गुण जो है वो बहुत अच्छे से पाया जाता है, क्योंकि अगर आप इसको खींचते हो तो वापस ये पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। इसके अलावा अगर आप इन कपड़ों को समेट कर रखोगे ना, दबाओगे, दबाने से क्या होगा, वापस जो है छोड़ने पर पुनः ये क्या आ जाते हैं, अपनी पुनः शेप में आ जाते हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी और रेजिलेंसी का गुण जो है वो बहुत अच्छे से पाया जाता है इसके अंदर। फिर देखिए ऊन की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, वैसे तो कुछ जो मेन विशेषताएं थी वो तो मैंने आपको बता दी है, उसके अलावा भी और कौन कौन सी जो है वो विशेषताएं हैं। अब देखिए आगे जो इसकी मुख्य और विशेषताएं हैं उसके अंदर देखिए संगठन जो है वो इसके अंदर क्या आता है, कैरोटीन नामक प्रोटीन जो है, मैंने आपको पहले बताया था कि ऊनी रेशे क्या होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जिनमें कैरोटीन प्रोटीन जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर देखिए सूक्ष्मदर्शी संरचना भी मैंने आपको बताई थी कि इसमें 3 लेयर दिखती है, बाह्य परत और मध्य परत और अंतः परत, हिंदी में दे रखा है, मैंने आपको इंग्लिश में बताई थी अभी। फिर देखिए व्यास भी मैंने आपको अभी बता दिया था कि इसका क्या होता है, 0.0005 से 0.0015 इंच तक होता है। लंबाई इसकी 1 से 4 इंच और कभी कभी 7 से 8 इंच भी हो जाती है, भी मैंने आपको बताया था कि क्योंकि कुछ हिस्से जो होते हैं जानवरों के वहां से जो लंबे हेयर मिलते हैं तो वहां से क्या हो जाती है, इनकी लंबाई उच्च भी मिल जाती है। चमक देखिए उच्च कोटि से कम चमक और निम्न कोटि से अधिक चमक होती है, यानी कि नॉर्मल होती है, ना बहुत ज्यादा चमक होती है ना ही बिल्कुल डल होते हैं। रंग कैसा होता है, सफेद से काला हो सकता है। मजबूती कमजोर होती है, प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है और प्रतिस्कंदता भी सबसे अधिक होती है। तो ये दोनों ही पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा जिसमें आ रहा है कि प्रतिस्कंदा और प्रत्यास्था। ठीक है, रेजिलेंसी और इलास्टिसिटी जो है वो सबसे ज्यादा होती है। फिर देखिए आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता 30% तक होती है। ठीक है, शिकन प्रतिरोधिकता बहुत अधिक होती है। फिर है धुलाई, कठिन अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है, क्योंकि जब इनको धोया जाता है तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब धोते तो इनको ना तो बहुत ज्यादा हम एसिडिक यूज कर सकते हैं और ना ही ज्यादा बेस यूज कर सकते हैं। अम्ल क्षार का बहुत ज्यादा जो है उन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। धुलाई इसी वजह से इसकी कठिन भी होती है। धूप का प्रभाव देखिए हानिकारक होता है, इसी वजह से इन कपड़ों को कहाँ सुखाना चाहिए, छाया में सुखाना चाहिए। रगड़ का प्रभाव भी हानिकारक होता है, क्योंकि कमजोर होते हैं रेशे, अगर हम उसको रगड़ के धोएंगे तो रेशे क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए फफूंदी है, फफूंदी लग सकती है क्योंकि प्रोटीन के बने हुए होते हैं, तो इससे क्या होता है, इसमें फफूंद लगने के चांसेस भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। लटकनशीलता जो होती है बहुत ही उत्तम होती है, अगर आप इसको तार पर लटकाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये लटक जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी शेप भी क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। उष्मा चालकता, उष्मा चालकते ही क्या होते हैं, कुचालक होते हैं।
फिर देखिए ऊनी वस्त्र और वस्टेड वस्त्र की निर्माण प्रक्रिया एक दृष्टि में जो है वो आपको पता चल जाएगी। भेड़ से ऊन काटकर एकत्र करना यानी कि शेयरिंग ऑफ शीप, ठीक है। फिर छंटाई व श्रेणीकरण, क्योंकि इसमें से जो छोटे रेशे वो अलग कर लिए जाते हैं और बड़े रेशे जो है वो अलग कर लिए जाते हैं, ठीक है। फिर सफाई एवं धुलाई है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद उसकी क्या की जाती है, सफाई की जाती है, ठीक है, क्लीनिंग और स्कॉरिंग की जाती है, फिर इसको सुखाया जाता है, फिर ऑयलिंग की जाती है और फिर ब्लेंडिंग और फिर लास्ट में कार्डिंग यानी कि धुनाई की जाती है। धुनाई भी देखिए कैसे की जाती है, एक तो ऊनी वस्त्र होते हैं, एक वस्टेड वस्त्र होते हैं। ऊनी वस्त्र जो होते हैं उसके अंदर तो क्या होते हैं, रेशे छोटे होते हैं, और वस्टेड वस्त्र जो होते हैं उसके अंदर रेशे कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है। तो कम धुनाई म्यूल फ्रेम पर की जाती है, कताई की जाती है, फिर बुनाई जो है सादी या ट्विल वीविंग जो होती है उससे हम इसकी बुनाई कर सकते हैं, ठीक है। हल्की बुनाई की जाती है और कम डिजाइन जो है उसके अंदर डाले जाते हैं, और लास्ट में क्या की जाती है, फिनिशिंग की जाती है या परिसज्जा जिसके आप बोल सकते हैं। फिर है वस्टेड, अधिक धुनाई किसी भी मशीन पर जो है, ठीक है, मोर कार्डिंग जिसे हम बोल सकते हैं, कंघी करना, कॉम्बिंग करना, क्योंकि जितने रेशे जो होते हैं उनको सुलझाने के लिए क्या किया जाता है, कॉम्बिंग की जाती है। फिर खींचना है, ड्राइंग करना, उनमें से जो रेशे जो होते हैं उनको खींचा जाता है अलग अलग करने के लिए, ठीक है। फिर घुमाना या ऐंठन देना जिसे क्या कहते हैं, रोविंग या ट्विस्टिंग कहा जाता है। लास्ट में स्पिनिंग की जाती है, स्पिनिंग करने के बाद जो है उसकी क्या की जाती है, वीविंग की जाती है, यानी वस्त्र को बनाया जाता है, और लास्ट में क्या किया जाता है, उसकी परिसज्जा की जाती है, और वो भी जो है अधिकांश ट्विल वीविंग जो होती है उसकी प्रयोग किया जाता है। तो ऊनी वस्त्रों को लेकर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी बुनाई का जो है इनके लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या हो जाएगी, ट्विल वीविंग हो जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिए सिल्क आ जाता है। सिल्क में देखिए ये भी क्या होता है, प्रोटीन रेशा होता है। देखिए जो भी हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं, उनके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, और जो वनस्पतिक रेशे होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है, और विश्व जो है वो भारत का रेशम उत्पादन में कौन सा स्थान है, विश्व में चौथा स्थान है। रेशम का प्राचीन नाम, पहले के समय में जो रेशम को किस नाम से जाना जाता था, तो कैटजा, पट, पीताम्बर, तसर, चिनपट, पट वस्त्र, ये सब नाम जो है वो क्या है, सिल्क के पुराने नाम है। भारत में देखिए जम्मू कश्मीर, मैसूर, कर्नाटक जो है वो इसके सिल्क के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, रेशम के कीड़ों को पालना पड़ता है, और उनको पालने के लिए जो है वो शहतूत के पेड़ जो होते हैं वो खूब सारे लगाए जाते हैं, जहां पर इनको पाला जाता है, क्योंकि ये शहतूत की पत्तियों को खाकर ही जिंदा रहते हैं और वही इनका भोजन होता है, ठीक है। तो रेशम के कीड़ों को पालना जो होता है उसे हम क्या कहेंगे, सीरीकल्चर कहेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। वैसे भी जनरल नॉलेज का ही क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है कि रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है, सीरीकल्चर कहलाता है। इन कीड़ों को क्या कहा जाता है, बॉम्बेक्स मोराई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉम्बेक्स मोराई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रेशम के कीड़ों को क्या कहा जाता है, इनको बॉम्बेक्स मोराई कहा जाता है। रेशम कीट का जीवन चक्र, जीवन चक्र देखिए कैसे चलेगा, सबसे पहले एग है, फिर लार्वा, प्यूपा, मोथ, ठीक है, जिसको कीड़ा बोलेंगे। तो ये 4 स्टेजेस हैं इसकी। रेशम प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, कोकून को प्यूपा स्टेज में ही क्या कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। एक लिक्विड या गर्म पानी के घोल में इनको डाला जाता है जिससे मर जाता है, और उसके बाद इनसे रेशम जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है। फिर देखिए 15 दिनों में जो एग जो है वो किसमें चेंज हो जाता है, हमारे लार्वा में चेंज हो जाता है। फिर देखिए कंपोजिशन तो इसके अंदर वही सेम ही होंगी जो हमने ऊन के लिए पढ़ी थी, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। रेशम के कीड़े मुख से निकलने वाले पदार्थ, रेशम के कीड़े के मुख से जो है वो 2 तरफ से जो है वो 2 छेद में से जो है उसके अंदर से एक पदार्थ निकलता है, जिसमें से एक तरफ से तो सिरेसिन यानी कि जिसे हम प्राकृतिक गोंद कह सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्राकृतिक गोंद क्या होता है, वो सिरेसिन होता है। इसके अलावा एक फाइब्रिन प्रोटीन निकलता है, ठीक है, वही क्या करता है, ये क्या करते हैं, दोनों जो है वो आपस में मिक्स होकर जो है उसके चारों तरफ जो है कोकून के चारों तरफ लिपटते जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए माइक्रोस्कोपिक अगर स्ट्रक्चर पूछी जाती है तो इसकी देखिए छड़नुमा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है। व्यास इसका देखिए 0.0005 से लेके 0.00058 तक जो है इसका इंच जो है इसकी व्यास होती है। लंबाई देखिए 1200 से 1400 फीट होती है। लंबाई कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि सबसे ज्यादा लंबाई जो है वो कौन से रेशे की होती है, रेशम की होती है। सबसे ज्यादा चमक भी इसी में पाई जाती है, ठीक है। फिर देखिए रेशम की विशेषताएं हैं। विशेषताओं में देखो संगठन जो है प्रोटीन का रेशा, मैंने अभी आपको बताया था, सिरेसिन जो होता है एक प्राकृतिक गोंद के रूप में होता है। इसके अलावा फाइब्रिन जो है वो प्रोटीन इसके अंदर
पाया जाता है। फिर सूक्ष्मदर्शी संरचना में देखने पर चिकने, कोमल व दो अलग अलग रेशों से बना हुआ जो यानी कि छड़ के जैसा जो हमें दिखाई देता है। ठीक है, फिर देखिए व्यास है 0.0059 से लेके 0.00118 इंच है। लंबाई इसकी 300 से 1800 मीटर तक जो है वो ये लंबा होता है। रंग देखिए इसका उज्जवल क्रीम, पीला या भूरा होता है। ठीक है, फिर देखिए इसकी अन्य चमक देखिए इसकी अत्यंत चमकदार होती है। सबसे ज्यादा चमक होती है इसके अंदर। मजबूती सभी प्राकृतिक रेशों से अत्यधिक जो है वो इसके अंदर मजबूती भी पाई जाती है। फिर देखिए फफूंद व कीड़े, इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है इनके ऊपर। फिर है प्रत्यास्था। प्रत्यास्था अधिक व ऊनी रेशों से कम होती है। प्रत्यास्था होती है, रेजिलेंसी होती है, लेकिन क्या होता है इसके अंदर क्या है, ऊनी रेशों से कम होती है लेकिन ऊनी रेशों से कम होती है। प्रतिस्कंदता अधिक है पर ऊनी रेशों से कम है। दोनों ही है लेकिन ऊनी रेशों में सबसे ज्यादा पाई जाती है रेजिलेंसी और इलास्टिसिटी। ठीक है, फिर देखिए आर्द्रता है, प्रतिधारण क्षमता कितनी होती है इसकी 10% होती है। सफाई व धुलाई अत्यधिक सतर्कता की जरूरत होती है क्योंकि इनकी बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इस वजह से क्या होता है इनको बहुत ही ध्यान से धोना पड़ता है, अदरवाइज ये रफ हो जाते हैं। रगड़ का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जैसे ऊनी रेशों को अगर आप रगड़ कर धोते तो वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। इसी तरह से सिल्क भी क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। धूप व प्रकाश का भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इस वजह से इसे हमें कहाँ सुखाना चाहिए, छाया में सुखाना चाहिए, धूप में हमें इसे नहीं सुखाना चाहिए। फिर देखिए संगठन है, रेशम के रेशे प्रोटीन के बने होते हैं, अतः इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था। फिर देखिए रेशम के प्रकार हैं, तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए उत्पादित रेशम होता है, एक तो कल्टीवेटेड सिल्क है और सेकंड क्या है, स्वनिर्मित रेशम जिसे हम वाइल्ड सिल्क कहते हैं। ठीक है, लपेटा हुआ रेशम या कता हुआ रेशम यानी कि रील्ड सिल्क और स्पन सिल्क। ठीक है, लपेटा हुआ सिल्क कैसा होगा, उत्कृष्ट श्रेणी के अलौकिक सुंदरता से युक्त वैभवशाली वस्त्र होते हैं। और कता हुआ रेशम कैसा होता है, निम्न कोटि के वस्त्र, सूती वस्त्र जैसे दिखाई देना, इनमें अत्यधिक चमक जो है वो नहीं होती है। फिर देखिए स्वनिर्मित यानी कि अपने द्वारा, खुद के द्वारा जो निर्मित वस्त्र होते हैं वो कैसे होंगे, एक तो कौन सा है, मूंगा रेशम और टस्सर रेशम और एरी रेशम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। रेशम का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, 4 नाम आपको दिए जाते हैं जिनमें से एक नाम जो होगा वो गलत होगा कि कौन सा रेशम का प्रकार इनमें से नहीं है। तो देखिए मूंगा रेशम होता है, टस्सर होता है और एरी होता है। ठीक है, तो देखो मूंगा रेशम जो है वो कहाँ से बनाया जाता है, ये ओक के पेड़ पर पलने वाले कीड़ों से, क्योंकि रेशम का कीड़ा तो शहतूत के पेड़ पर पलता है, तो ओक के पेड़ पर जो है वो पलने वाले कीड़े जो होते हैं उनसे जो प्राप्त होने वाला रेशा होता है वो क्या कहलाता है, मूंगा रेशम कहलाता है। ठीक है, आसाम का मूंगा रेशम जो है वो इसका रंग देखिए सुनहरा या पीला होता है। फिर टसर सिल्क, ये भी देखिए ओक या बबूल के पेड़ पर पलने वाले कीड़ों से मिलता है, रंग इसका भूरा होता है और ये कहाँ पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है। फिर एरी रेशम, अरंडी के पेड़ पर पलने वाले कीड़ों से मिलता है, रंग पीला होता है, बंगाल और बिहार में पाया जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, कि रेशम के प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो उत्पादित रेशम होता है, एक स्वनिर्मित रेशम होता है। उत्पादित रेशम में लपेटा हुआ रेशम और दूसरा कौन सा है, कता हुआ रेशम है। ठीक है, और उसी तरह से स्वनिर्मित यानी कि वाइल्ड सिल्क जो है वो 3 तरह के होते हैं, मूंगा, टसर और एरी सिल्क। मूंगा सिल्क होता है ओक के पेड़ पर मिलने वाला होता है, टसर सिल्क ओक बबूल के पेड़ पर, और उसके अलावा एरी सिल्क जो है अरंडी के जो पेड़ होता है वहां पर जो पाले जाने वाले कीड़े होते हैं उनसे प्राप्त होता है। ठीक है, अलग अलग जगह पर है और इनके कलर भी कैसे होते हैं, सुनहरा पीला, भूरा और पीला। ये तो देखिए कुछ मुख्य मुख्य रेशे थे जिनके बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा क्वेश्चन आते हैं हमारे जो भारत के परंपरागत वस्त्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंफर्म है कि इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक तो परंपरागत कढ़ाइयां हैं और इसके अलावा क्या है, भारत के परंपरागत वस्त्र हैं। ठीक है, कौन सा वस्त्र जो है वो कहाँ का है या वहां के जो है वो उसमें से मेन जैसे साड़ियों के बारे में पूछा जाता है कि ये कहाँ की है, ये कहाँ की है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इनके बारे में। आप मान के चलो 3 क्वेश्चन तो इनमें से आएंगे ही आएंगे, 3 या 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो भारत के परंपरागत वस्त्र और भारत के जो ये
परंपरागत कढ़ाइयाँ हैं अपनी अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग है, ठीक है। तो इनमें कौन से स्टिचेस यूज किए जाते हैं, ये कहाँ की है, ठीक है, या इनकी मुख्य विशेषता क्या है, या इनमें कौन कौन से नमूने जो है वो प्रयोग किए जाते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए भारत के परंपरागत वस्त्र में सबसे पहले जो आ जाता है हमारा ढाका का मलमल, ठीक है। ढाका क्या है, बांग्लादेश की ही राजधानी है जहां का जो है मलमल बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर पूरे थान को जो है वो केवल आप एक अंगूठी के अंदर से जो है उसको निकाल सकते हो, इतना ज्यादा जो है वो एकदम सॉफ्ट होता है। इसके अलावा इसे एक माचिस की डिब्बी में आप इसको फोल्ड कर कर रख सकते हो, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है, ठीक है। कपास के रेशे मलमल वस्त्र कहलाते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसके अंदर शबनम, आवे रवा, वफ्ते हवा, मलमल और खास, ये सब चीजें जो है वो इसके क्या है, हमारे विशेषताएं व प्रसिद्ध वस्त्र है। यहाँ के जो इस मलमल से बनाए जाने वाले प्रसिद्ध वस्त्र हैं वो कौन कौन से हैं, शबनम, आवे रवा, वफ्ते हवा, मलमल और खास, मलमल खास, ठीक है। तो ये 4 नाम है जो आपको ध्यान रखते हैं कि ढाका मलमल जो या बांग्लादेश के अंदर जो ये रेशा बनाया जाता है, वस्त्र बनाए जाते हैं, तो उससे प्रसिद्ध वस्त्र कौन कौन से हो जाएंगे, शबनम, आवे रवा, वफ्ते हवा, मलमल, ठीक है। फिर देखिए ढाका की कुछ साड़ियां भी हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जामदानी कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ढाका की ही है। कपास के रेशों से मलमल वस्त्र, कढ़ाई सोने चांदी की तारों से जो है वो इनकी साड़ियों पर जो है वो कढ़ाई की जाती है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत भी होती है और कॉस्टली भी होती है, ठीक है। अभी जो वस्त्र बनाए जाते हैं इनसे वो कौन कौन से हैं, तेरछा, ये सब साड़ियों के नाम है, ठीक है। तेरछा, बूटेदार, पन्ना हजारे, जतार, फुलवार, तोरेदार, ये सारी की सारी साड़ियों के नाम हैं जो कि वहां पर बहुत ही फेमस हैं। और ये क्या है, कपास के रेशों से जो है मलमल का वस्त्र बनाया जाता है जिस पर क्या किया जाता है, कढ़ाई की जाती है, सोने चांदी की तारों से की जाती है, ठीक है। तो साड़ियों के नाम क्या क्या है, तेरछा, बूटेदार, पन्ना हजारे, जतार, फुलवार और तोरेदार। अब देखिए इनकी विशेषता क्या है कि इनके नमूने कौन से बनाए जाते हैं, देखो पशु पक्षी मोर हंस नृत्य करते हुए, ठीक है। इसके अलावा जो है चिड़िया है, देवी देवताओं के चित्र है, तो ये सारे चित्र जो है इनकी विशेषता है कि यहाँ पर स्पेशल यही नमूने जो है इन साड़ियों पर आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर आ जाती है चंदेरी की साड़ियां, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध है, ठीक है। ढाका की साड़ियां, ढाका बांग्लादेश, ठीक है, और चंदेरी की साड़ियां जो है मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध है। सूती व रेशमी धागों से कढ़ाई किससे की जाती है, इसमें रेशमी धागों से, सिल्क के जो धागे होते हैं उनसे जो इसके ऊपर कढ़ाई की जाती है, ठीक है। सूक्ष्म बारीक उत्कृष्ट साड़ी, ठीक है, इसके नाम है इसके वस्त्र के, सूक्ष्म बारीक उत्कृष्ट साड़ियां जो है वो इसके वस्त्रों के नाम है। इसके अलावा यहाँ पर नमूने जो है इन साड़ियों पर कैसे बनते हैं, ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनते हैं, फूल पत्तियों के नमूने जो है वो इस पर बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है बालूचर की साड़ियां, मुर्शिदाबाद बालूचर स्थान पर बनाई जाती हैं। कपास के रेशों से कढ़ाई रेशमी धागों से की जाती है। मध्य भाग में छोटे छोटे बूटे, पल्लू पर उत्कृष्ट नमूने, हस्तकरघा से तैयार साड़ियां, यानी कि हाथों से जो चीज बनाई जाती है, हाथों से चलाने वाली मशीनें जो होती हैं उनके द्वारा जो इन पर डिजाइन बनाया जाता है, उसमें मध्य भाग में तो बूटे होते हैं और इसके अलावा जो है पल्लू पर जो होता है एक उत्कृष्ट नमूना बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए इस पर भी सेम ही है, फूल पत्ती, पशु पक्षी, मानव आकृतियां, फूल, सूंघती बेगम, हुक्का, पीते, सामंत, नृत्य करती मानव आकृतियां, तोरंगा, गुलदस्ता आदि जो है वो इस पर डिजाइन जो है वो बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए पटोला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है वो आ चुका है ये, ठीक है। तो पटोला देखिए गुजरात व काठियावाड़, गुजरात व काठियावाड़ स्थान का है ये, ठीक है। पटोला रेशमी धागों से चटक रंगों में, चटक रंग यानी कि नीला हो गया, पीला हो गया, ठीक है, लाल रंग हो गया, सफेद रंग हो गया, ये सब चटक रंगों में आते हैं। तो ये चटक रंगों से क्या की जाती है, इस पर बुनाई की जाती है, रेशमी धागों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सूती धागों से भी जो है इसे बनाया जा सकता है, ठीक है। अद्वितीय कलाकृति व उत्कृष्ट नमूने, इसके अलावा धोती जो है यहाँ का वस्त्र माना जाता है। इसके अलावा देखिए इसमें फुलवारी, बाघ कुंजर, नारी कुंजर, परंपरागत नमूने, नृत्य करतियां, फूल पत्तियां, टोकरी, पशु पक्षी। अब देखिए फुलवारी है यानी कि फूलों से संबंधित जो डिजाइन बनाए जाते हैं, फ्लोरल डिजाइन बनाए जाते हैं, ठीक है। बाघ कुंजर के, नारी कुंजर के, ये सब डिजाइन जिसमें बनाए जाते हैं। फिर देखिए बांधनी या बंदेज हमारे राजस्थान की, ठीक है।
आपने बहुत सारे ड्रेसेस भी पहनी होंगी, बांधनी या बंदेज से रिलेटेड जो होती है, ठीक है। उसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे अलग छोटी छोटी बिंदियों के डिजाइन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। थोड़े से और बड़े सर्कल के डिजाइन मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो बंदेज जो होता है वो बहुत ही फेमस है और एनी सीजन में मिलता है, और उसके अलावा जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी साड़ियां, सूट्स, दुपट्टे, ठीक है, सब मिलते हैं इसके बांधनी या बंदेज जिसको हम कहते हैं, ठीक है। राजस्थान, गुजरात, काठियावाड़, सिंध, यहाँ सब जगह जो है वो बांधनी या बंदेज जो है वो प्रसिद्ध है, जिसमें सबसे पहले हमारे नाम आता है राजस्थान का। कपास के रेशों से आजकल शिफॉन व रेशमी वस्त्रों पर भी किए जाते हैं। पहले तो देखो केवल कॉटन के कपड़ों पर किया जाता था, अब तो देखो शिफॉन पर भी मिल जाएगा आपको, रेशमी वस्त्रों पर भी जो है आपको जो है वो ये बांधनी या बंदेज का डिजाइन जो है आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। विभिन्न रंगों में रंगना, इसे टाई एंड डाई कहा जाता है, ठीक है। इसमें देखो कई चीजों का आप प्रयोग कर सकते हो, जैसे घर में अगर अपनी दालें वगैरह भी है ना, उनको भी अगर आप बांध कर जो है उसको रंगते हो तो उसका भी डिजाइन उसके अंदर आ जाएगा। छोटी छोटी नोट बांध दो, कॉइन्स बांध कर जो है वो आप उसको जो है वो टाई एंड डाई कर सकते हो, अलग अलग डिजाइन बन जाते हैं। छोटी छोटी बिंदियां, फूल, पत्तियां, जिस भी शेप का आप देना चाहते हो उस शेप से जो है उसको टाई करोगे, तो उसके बाद उसको डाई करोगे, जहां से टाई किया है वहां से वो क्या रह जाएगा, व्हाइट रह जाएगा, और बाकी क्या है कलरफुल हो जाएगा, जिससे वो क्या हो जाएगा, बांधनी का डिजाइन बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है ब्रॉकेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बनारस का है, औरंगाबाद, अहमदाबाद और सूरत का ये जो है वो डिजाइन है। रेशमी धागों से, सोने चांदी के तारों से जो इस पर कढ़ाई की जाती है। फिर देखिए इसके जो वस्त्र हैं उसके नाम देखिए, कंगख्वाक, आवेरवा, हिमरस, आमरस और पाटथान। फिर से बता देती हूँ एक बार, कामख्वाक, आवेरवा, हिमरस, आमरस और पाटथान, ये सारे के सारे क्या है, हमारे ब्रॉकेट वस्त्र के नाम हैं। फूल, पत्तियों और लताओं वाले जो होते हैं इसके अंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है पीताम्बर, हैदराबाद के पैथन स्थान पर जो है ये बनाया जाता है। सिल्क के रेशों से कढ़ाई, सोने के तारों से वस्त्र, चटक रंगों का जो है वो इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए साड़ी में पल्लू तथा आंचल को सिलाई द्वारा जो है वो जोड़ा जाता है। साड़ी में पल्लू तथा आंचल को सिलाई द्वारा जो है वो आपस में, मतलब दो पीस होते हैं, दोनों को आपस में क्या किया जाता है, सिलाई से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर देखिए चौकोर नमूने के बीच में बतख, हंस, मोर के नमूने, जैसे पक्षी मुंह में जैतून की पत्तियां लिए हुए होते हैं, फूल, पत्तियां, फूल, देखिए लगभग सबके अंदर यही डिजाइन है, जो कि क्या है, ये हमारे क्या है, परंपरागत है। और परंपरागत होंगे तो क्या होंगे, डिजाइन भी वैसे ही होंगे, क्योंकि उस वक्त कैसे चल रहे थे डिजाइन, फूल पत्तियां बना दी, किसी राजा का चित्र बना दिया, महारानी का चित्र बना दिया, या फिर किसी देवताओं के चित्र बना दिए, ठीक है। फूल, पत्तियां, फूलदान है, कोई जानवर है, उनके डायग्राम बना देंगे तो वो क्या हो जाते हैं, वो सारे हमारे परंपरागत डिजाइन के अंदर आ जाते हैं। फिर देखिए कलमदार है, तो कपास के रेशों में ही किया जाता है, सूती वस्त्रों पर किया जाता है। बाटिक कला का पुरातन और हल्का गुलाबी रंग जो इसके अंदर किया जाता है। फूल, पत्तियां, पशु, पक्षी, मानव कृतियां जो है वो इसके अंदर मुख्य है। फिर देखिए नेक्स्ट है कढ़ाई से रिलेटेड है, भारत की परंपरागत कढ़ाई एक दृष्टि के अंदर है, ये सारे के सारे आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले है फुलकारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने पंजाब की है, आपने कई बार जो है कईयों को ओढ़े हुए भी देखी होगी, जिसके अंदर कई अलग अलग कलर लिए जाते हैं, लाल, पीला, नारंगी, सफेद, ठीक है, चटक रंग होते हैं और बेस एक ही डिजाइन का होता है, ठीक है। दुपट्टे भी मिलते हैं आजकल, जैसे शिफॉन के दुपट्टे जो होते हैं उनके ऊपर रेशमी धागों से वर्क किया हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है, जिसमें से क्या होता है, बेस तो उसका पूरा रेड है या एक ही कलर का लिया जाता है, उस पर जो है वो कलर मैच कर कर चटक रंगों का प्रयोग कर कर जो है फुलकारी बनाई जाती है, ठीक है। रेशमी धागों का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। वस्त्र जिस पर कढ़ाई की जाती है खद्दर होता है। नमूने ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाए जाते हैं, अगर आप दुपट्टे देखोगे तो भी चदरे, मेज पोश, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं उनके ऊपर ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाए जाते हैं, रेशमी धागों से बनाए जाते हैं और चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। फुलकारी है जो कि पंजाब की फेमस कढ़ाई है। अब देखिए टांके कौन कौन से यूज करते हैं इसके अंदर, चैन स्टिच, हैरिंग बॉन, काज, दोहरी टंकाई के टांके जो होते हैं वो इसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं। मुख्यतः जो है चैन और हैरिंग बॉन स्टिच जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। फिर देखिए चोप, चोप भी पंजाब का है, रेशमी धागे प्रयोग किए जाते हैं। सुनहरे, पीले, चारों कोनों पर काले रंग की बूटी होती है। खद्दर पर लाल रंग के ज्यामिति डिजाइन बनाए जाते हैं और दोहरी टंकाई के टांके होते हैं। फिर सुभर, सुभर भी पंजाब का है, रेशमी धागे, सुनहरे, पीले। अब देखिए इसके अंदर से आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो सारे के सारे देखिए आप पंजाब के ही चल रहे हैं, ठीक है।
काफी सारे हैं जिनके अंदर सबसे पहले फुलकारी है, फिर चोप है, फिर सुभर है। सुभर में देखिए तो खद्दर लाल रंग का, शॉल के बीच में 5 नमूना एक साथ बनाए जाते हैं, दोहरी टंकाई के टांके जो है वो इसके अंदर लगाए जाते हैं। फिर आ जाएगा शीशेदार फुलकारी, सिंध प्रांत की है ये, रेशमी सुनहरे पीले, ठीक है। साटिन एवं रेशमी वस्त्रों पर जो है इनको किया जाता है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन होते हैं और बीच बीच में क्या है मिरर वर्क किया जाता है, कांच टांके जो है इसके अंदर यूज किए जाते हैं, क्योंकि कांच जो बनाया जाएगा उसी के अंदर क्या किया जाएगा, उस मिरर को फिट किया जाता है, ठीक है। फिर देखिए फुलकारी कच्छ की, अभी तो फुलकारी पंजाब की पड़ी थी, अब ये फुलकारी कच्छ की है, तो इसमें रेशमी धागे प्रयोग किए जाते हैं, साटिन एवं रेशमी वस्त्रों पर किया जाता है, फूल पक्षी पत्तियां जो है इनका डिजाइन बनाया जाता है इसमें, ठीक है। उसमें तो क्या था, पंजाब की फुलकारी में तो ज्योमेट्रिकल डिजाइन जो है वो बनाए जाते थे। फिर है बाग, बाग भी पंजाब की है, रेशमी धागे से किया जाता है, 2 रंग के शेड्स धागे, सुनहरा पीला नारंगी सफेद लाल भूरा, जो 2 रंग के शेड्स लेकर जो है वो इससे कढ़ाई की जाती है, खद्दर की चादरों पर किया जाता है ये, ठीक है। इसमें फूल पत्तियां सब्जियां प्रकृति से ज्योमेट्रिकल डिजाइन जो है बनाया जाता है, इसमें भी दोहरी टंकाई के टांके जो है वो, मतलब उसके अंदर क्या होता है, जो खद्दर का जो कपड़ा होता है उसमें क्या होता है, आपको बीच बीच में छेद दिखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से छेद दिखते हैं, हर एक छेद के अंदर से क्या किया जाता है, हैरिंग बॉन्ड स्टिचिंग की जाती है, दोहरी टंकाई के टांके जो बहुत आराम से लग जाते हैं, इसमें कैस्मेटिक की जो सुई आती है उसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए चिकनकारी है, उत्तर प्रदेश की, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है पहले, चिकनकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो हमारी उत्तर प्रदेश की जो है वो प्रसिद्ध है। रेशमी आजकल सूती धागों, सूती पर भी किया जाता है, सूती वस्त्र पर श्वेत है, आजकल रंग बिरंगे धागों का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए मॉडर्न तरीके से जो है जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ परंपरागत ऐसी चीजें भी होती है जिनमें हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इसके अंदर कुछ चेंज लाने के लिए जो है आजकल जो है रंग बिरंगे धागों का भी प्रयोग किया जाने लगा है। मलमल के वस्त्र पर किया जाता है, फूल फल पत्तियां पक्षी जो है इसके नमूने हैं, ठीक है। इसके अलावा टांके इसके अंदर कौन से लगाए जाते हैं, मूरी फंदा बखिया जाली टेपची और खटाऊ, ये जो है वो सारे के सारे स्टिचेस हैं जो इसके अंदर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है कशीदा, कशीदा कश्मीर का है, ऊनी व रेशमी धागे इसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं, सफेद बैंगनी पीला हरा काला नीला जो है रंगों का प्रयोग किया जाता है, ऊनी वस्त्रों पर किया जाता है। इसके अलावा देखिए प्राकृतिक चित्रण पहाड़ियां, ये सब वही चीजें हैं जो हम पढ़ रहे हैं कि सारे, क्योंकि परंपरागत कढ़ाइयां तो डिजाइन मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जो परंपरागत चीजें जो उस समय दिखी जाती थी वही सब जो है वो डिजाइन जो है वो नमूनों के रूप में जो है वो वस्त्रों पर उभार दिए जाते थे। अब स्टिचेस देख लेते हैं इसके अंदर, साटिन टांके, दारूखा टांके, उल्टी बखिया, हैरिंग बोन टांके, चैन स्टिच और फंदा स्टिच, ये सारे जो है स्टिचेस जो इसके अंदर यूज किए जाते हैं। फिर एक कांथा बंगाल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है, कांथा कहाँ का है, बंगाल का है, ठीक है। सूती धागे और कभी कभी रेशमी धागों का भी प्रयोग किया जाता है। कलरफुल जो कलर्स हैं, बहुत सारे कलर्स इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। सूती वस्त्रों पर पुराने वस्त्र की क्विल्टिंग करके जो हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। मलमल कमल हाथी मछली चंद्रमा इन सब का डिजाइन जिसमें बनाया जाता है। साटिन कच्चा टांका जो लगाया जाता है ना, इसका मुख्य टांका माना जाता है, ठीक है। कुछ भी नहीं किया जाता है, सिर्फ एक डिजाइन बना हुआ होता है, उस पर आपको केवल और केवल अलग कलर का धागा लेकर जो है उसे क्या किया जाता है, जैसे उसके ऊपर कच्चा टांका जो है वो लगा दिया जाता है, ठीक है। फिर है लैप कांथा, ये भी बंगाल का है, सूती रंग बिरंगे सूती प्राकृतिक और साधारण कच्चा टांका डार्निंग टांका जो किया जाता है। फिर और कांथा, ये कांथा के प्रकार हैं, ठीक है। फिर दुर्जनी थैलियां बंगाल की ही हैं, ठीक है, सूती है रंग बिरंगी सूती, बॉर्डर में फूल पत्तियां, मध्य में पशु पक्षी, वही है साधारण टांका कच्चा टांका डार्निंग टांका जो है इसके अंदर लगाया जाता है। फिर सुजनी, ये भी बंगाल की है, ठीक है, सूती है, रंग बिरंगे कलर यूज किए जाते हैं, सूती वस्त्र पर की जाती है, डिजाइन वही सेम ही है, साधारण टांका कच्चा। देखिए जो चीज सेम रहेगी उस क्वेश्चन को पूछने के चांसेस कम रहते हैं, जो बिल्कुल अलग होती है उस क्वेश्चन को पूछने के चांसेस हमारे सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसके अंदर आरशीलता बंगाल का है, सूती धागे प्रयोग किए जाते हैं, रंग बिरंगे किए जाते हैं, अलग अलग कलर्स यूज किए जाते हैं, सूती वस्त्र पर किया जाता है। इसमें देखिए फल खाती चिड़िया, मध्य में कृष्ण लीला और इस तरह के डिजाइन जो है बनाए जाते हैं, टांके वही सेम ही है। फिर है चंबा कढ़ाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहाड़ी या कगरा कहा जाता है, आगरा कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश की जो है प्रसिद्ध है।
रेशमी धागे प्रयोग किए जाते हैं। रंग कैसे होते हैं, चटक रंग प्रयोग किए जाते हैं, ये आपको पहले बता चुकी मैं चटक रंग कौन कौन से होते हैं। फिर देखिए तस्सर सिल्क जो होता है उस पर प्रयोग भी मैंने सिल्क के आपको प्रकार बताए थे थोड़ी देर पहले। तो तस्सर सिल्क, सूती वस्त्र, आजकल संश्लेषित यानी कि सिंथेटिक वस्त्र जो होते हैं या मिश्रित वस्त्र होते हैं उन पर भी जो है वो ये डिजाइन किया जाता है, चंबा की कढ़ाई। प्राकृतिक नमूने होते हैं, दोहरी साटन जो प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट देखिए है कसूती, कर्नाटक की है, धारवाड़ बीजापुर कर्नाटक के बालागांव जामखा की है जो प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र पर प्रयोग की जाती है। कलर सारे के सारे ही प्रयोग किए जाते हैं, लगभग 2 सूती वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए गोरखपुर कलम, रथ, शिवलिंग, ये इनकी डिजाइन है और ये जो है इसके स्टिचेस हैं जिसके अंदर नेगी, मुर्गी, गवंथी, मेथी, टांका, कच्चे टांके, जिग जैग, क्रॉस, गांठे, गांठों वाला टांका जो जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम नोट स्टिच बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के स्टिचेस जो है उसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं। फिर देखिए लास्ट है मणिपुर की कढ़ाई, मणिपुर की प्रसिद्ध है, सूती वस्त्रों पर की जाती है, चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। आपको केवल और केवल इनके नाम जो है वो कौन सी कढ़ाई कहाँ की जाती है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर उनमें कोई अलग सा टांका प्रयोग किया जाता है और एक वो प्रयोग ध्यान रखना है। गोलाकार नमूने हैं, अकोबी ध्यान रखना है। अकोबी जो है वो डिजाइन किसमें बनाया जाता है, हमारा मणिपुर के अंदर बनाया जाता है। अब तक देखिए सारे के सारे आपने सुने थे लेकिन अकोबी नहीं सुना था, तो अकोबी का डिजाइन जो है वो कहाँ बनाया जाता है, मणिपुर की कढ़ाई में बनाया जाता है। एप्लिक वर्क भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, एप्लिक वर्क जो है कौन सी कढ़ाई में किया जाता है, मणिपुर में। फिर है राजस्थानी कढ़ाई, राजस्थान में रेशमी, सोनी, चांदी के तारों से जो डिजाइन किए जाते हैं, चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है और रेशे कैसे होते हैं, सूती, रेशमी, आजकल सिंथेटिक पर भी जो है किया जाता है। इसमें भी नमूने वही हैं सेम। मोची भारत, ये बहुत बार पूछा गया है, मोची भारत स्टिच जो है वो कहाँ की, हमारे राजस्थान की है। हीर भारत, एप्लिक, मोती का काम, मेयो कढ़ाई, चैन टांके, लॉन्ग एंड टर्न शॉर्ट टांके, ये सारे के सारे टांके आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि इस पे मोती भारत और ये मोची भारत, हीर भारत, एप्लिक, मोती का काम, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए। अगर आप पुराने एग्जाम उठाओगे तो उनके अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर देखिए लास्ट है हमारा गुजराती कढ़ाई, सिंधी कढ़ाई जिसको बोलते हैं। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, सिंध, काठियावाड़ की जो है कढ़ाई कहलाती है। रेशमी धागे प्रयोग किए जाते हैं, इसके अलावा चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। रेशमी व ऊनी वस्त्रों पर और सूती वस्त्रों पर जो कढ़ाई की जाती है। शिव व गणेश, अब देखिए भगवान की डिजाइन आ जाएंगे, मानव करतियां, नृत्य करती हुई गुड़िया आ गई, ठीक है। रफू, चैन, खुली चैन, डार्निंग स्टिचेस जो है वो इसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए आज की क्लास के अंदर जो है हमने कुछ तो रेशो के बारे में पढ़ा था और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, ऊन के बारे में और रेशम के बारे में, जिनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ये 2 रेशे ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन आपको पक्के 2 क्वेश्चन कंफर्म आपको मिल जाएंगे जो मैंने बताए हैं उनमें से। इसके अलावा अपन जो ये परंपरागत कढ़ाइयां हैं और वस्त्र है, ये आपको बहुत ही अच्छे से जो है वो ध्यान रखने हैं। इनमें से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो आपको इसके अंदर से मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो देखिए मैं आपको कराना चाहती हूँ जिसके अंदर क्या है, अपन जितने भी दाग धब्बे लगाए जाते हैं उनको किस तरह से रिमूव किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, तो वो क्लास हम लेंगे क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसी तरह से न्यूट्रिशन के अंदर भी देखते हैं ना अपन की मिलावट जो टॉपिक है, ठीक है, तो वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसका। और इसके अलावा टेक्सटाइल में दाग धब्बे हैं, ठीक है, ये स्टिचेस हैं और ये सब चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनमें से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। इतना टाइम नहीं है कि हम इनके सब कुछ चीजों को डिटेल में पढ़ें, तो हम एक जो छोटी छोटी चीजें जो इनसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ, ठीक है। तो आप सब जो है वो वीडियो को शेयर करें और अच्छे से जो है वो बार बार देखेंगे तो आपको पढ़ने की जरूरत जो है बुक से नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।